हमने हिंदुस्तान की हिस्ट्री समझने की कोशिश की और उसमें हमने फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन उसको देखा कि क्या चैलेंजेस थे इकॉनमी में और लेगेसी क्या थी जो ब्रिटिश एरा से आई थी। जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं इसमें फिर सेक्युलरिज्म की लेगेसी, इंटरनेशनलिज्म की लेगेसी और ये सारी चीज़ें, अब मैं उनको स्किप कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हम उनको कहीं और कवर कर चुके हैं। नॉन अलाइंड होना हिंदुस्तान का, ये इसके रूट्स, वैसे ही सेक्युलरिज्म, इस स्कूल को होल्ड करना, दैट ऑल्सो। एंड वी आर मूविंग अहेड एंड आई डोंट नो ये आखिरी सेशन होगा या इसके बाद एक और होगा, बट लेट्स सी हम कहाँ तक इसको कर पाएंगे वो हमको बताएगा। So we are going to look at least 3 things and I don't know how many of them would we be able to cover today. Communalism, casteism and regionalism, ये 3 मसाइल है। Security issues, internal security किसी भी कंट्री की ये बड़ा ही वास्ट टॉपिक है। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम हिंदुस्तान की या किसी और मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी को समझने के लिए वी कैन डू अ सेपरेट सीरीज ऑफ 100 लेक्चर्स एंड देन डेवलप अ सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग। तो वी माइट बी डूइंग दिस ऑल ऑफ दिस इन वन सेशन तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये बड़ा वो रिडैक्टेड वर्जन होगा, बड़ा छोटा सा, कि है क्या चैलेंजेस हिंदुस्तान के सामने। डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, so everyone has its own experience। तो चैलेंजेस एक्सटर्नल या इंटरनल हो सकते हैं किसी भी कंट्री के लिए। जैसे फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव चाइना इज एन एक्सटर्नल थ्रेट और ए चैलेंज, लेट्स नॉट कॉल थ्रेट्स एटसेट्रा अभी के लिए, लेट्स यूज एज मच न्यूट्रल लैंग्वेज एज वी कैन। सो फॉर पाकिस्तान डिफरेंट कंट्रीज वुड बी एक्सटर्नल challenges. Say for example, Israel considers certain Arab countries as external challenges. ठीक, ये बाहर के challenges हैं। So that's security issue में ये भी देखा जाएगा। जब security की analysis की जाती है तो ये भी देखा जाएगा। Security analysis में economic security, political security, ideological security, ये तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। इंटरनल चैलेंजेस में ये तमाम चीज़ें ये फिर से आती हैं। जैसे गरीबी एक चैलेंज है, इंटरनल चैलेंज है, पॉवर्टी, या मान लीजिए कोई बीमारी फैल गई, कोविड फैला, तो कोविड वाज अ चैलेंज। अगर आपके अंदर है, घर के अंदर है, तो इंटरनल चैलेंज हो गया। सो व्हाट डू ऑल ऑफ दीज चैलेंजेस डू? दे थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ ए नेशन। सिक्योरिटी ऑफ ए नेशन का मतलब क्या हुआ कि वो पुलिस और आर्मी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि अब आपको हम मार देंगे। सिक्योरिटी इज बीइंग सिक्योर, स्थिर होना, स्टेइंग इन वन पोजीशन, दैट इज बीइंग सिक्योर। एंड ऑल ऑफ दीज आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस एटसेट्रा, दीज आर ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इट। दे हेल्प इन सिक्योरिंग, दे आर नॉट सिक्योरिटी देमसेल्व्स, so they help in securing। तो हिंदुस्तान के पास भी ऐसी बड़े सारे चैलेंजेस हैं। हम एक्सटर्नल चैलेंजेस नहीं देख रहे, लेकिन जब हम सिक्योरिटी इश्यूज पे सीरीज करेंगे तब हम बड़ी डेप्थ में जाएंगे एक एक चीज़ पे, उसमें हम अच्छे से, क्योंकि उस वक्त यही टॉपिक ही होगा। अभी हमारा जो क्या चल रहा है डिस्कशन, हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमैनिटीज एज अ होल, सो दैट यू हैव अ टेस्ट ऑफ इसमें होता क्या क्या है। वो परफ्यूम जब खरीदते हैं उससे पहले एक वाइल आती है, वो 10 ml की, 10 sprays। So these are those 10 sprays so that you know what all are you going to face. This is like a menu and we should tell you कि होता क्या क्या है ह्यूमैनिटीज में, सोशल साइंसेज में। कम्युनलिज्म। अब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो जो भी उस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स होंगे,
दे वुड वांट टू फोर्ज एन इंडिया, ठीक, जो यूनाइटेड हो. नाउ इफ इट इज यूनाइटेड, दैट मीन्स इट हैज टू कट अक्रॉस क्लास, कास्ट, एथनिक ग्रुप्स, रिलीजियस डिवाइड्स. ये तमाम चीज़ें हैं जो एक कंट्री में डिविजन्स हो सकती हैं. एंड दिस टू अ लार्ज एक्सटेंट वाज अचीव्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट colonialism. When you face a common enemy, you start developing bonds of brotherhood. Fraternity develop होती है when you're facing a common enemy. जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान से निकले 1947 प्लस माइनस आगे पीछे, ये जो इनहेरेंट टेंशन्स थे इंडियन सोसाइटी के, ये फिर से जिंदा होना शुरू हो गए. और इनमें से सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक था कम्युनलिज्म, रिलीजियस कम्युनलिज्म. नेशनल मूवमेंट ने, जो हिंदुस्तान का नेशनलिस्ट मूवमेंट था, उसने कोशिश की काफी हद तक हिंदूज और मुसलमानों को यूनाइट करने की. अब उसमें वो कितना कामयाब हुए वो भी बहस हो सकती है. क्या उन्होंने कोशिश की, ये भी बहस हो सकती है. पीपल हैव डिफरिंग व्यूज. नेशनल मूवमेंट ने जो ये कोशिश की इन दोनों को एक करने की, बिकॉज दे वर फेसिंग ए कॉलोनियल पावर, एंड they tried to do it through all of these movements, non-cooperation, civil disobedience. But the national movement's attempt at uniting Hindus and Muslims in the face of higher challenge of colonialism, it was undermined even when all of this work had already been done. Post-colonial phase में जब social और economic insecurity हिंदुस्तान में थोड़ी सी बढ़ी, तो कम्युनलिज्म ने इट काइंड ऑफ स्टार्टेड शोइंग इट्स अगली फेस. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट है इसमें खुद से आज़ादी का ही मूवमेंट. अब ऐसा क्यों होगा? जो भी हिंदुस्तान की हिस्ट्री से वाकिफ है उसको तो पता ही है ऐसा क्यों होगा. बिकॉज the independence of India was accompanied by partition of India as well. And lot of people argue that partition took place on religious lines. Though there are other ways of looking at it as well. But this is how it is often looked at, and by and large everyone looks at it like this. So that doesn't make this way of looking at it the only way of looking at it. That's the only thing I want to tell you right now. So partition on religious lines would then mean कि some communal seeds वो बोए गए, and then this partition was also followed by a very violent aftermath. बड़ा खून खराबा हुआ. Various approaches were tried which included लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को स्ट्रेंथन करना, एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करना, और हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सिंक्रेटिक ट्रेडिशन जो हिंदुस्तान का रहा था उसको फिर से लोगों के बीच में जिंदा करने की कोशिश की गई. और अगर आप मौका मिले, एक छोटी सी किताब है महात्मा गांधी की, वो पब्लिश की जाती थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी करके वो किताब है. मौका मिला तो उसको भी कभी पढ़ेंगे. बड़ी अच्छी किताब है. कुछ ही सेशंस उस पर हो सकते हैं. वो बड़ी छोटी किताब है. छोटी इन द सेंस साइज में छोटी है. उसमें थॉट्स उसमें काफ़ी उन पे बात हो सकती है. तो आपको भी मौका मिले तो देख लीजिएगा. ये उन चंद किताबों में से हैं जो मैंने सच में पढ़ी है, सिर्फ रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ. Anyways, तो बड़ी सारी कोशिश की, लेकिन this threat hasn't gone away. You must be aware of different controversies जो फॉर एग्जाम्पल सिलेबस को लेकर ही होती है, करिकुलम को लेकर ही होती है हिंदुस्तान में. 60s और 70s में हिंदुस्तान ने एक मेजर अटेम्प्ट किया हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स को ऐसे लिखने का
कि कम्युनलिज्म को काउंटर किया जा सके और एक सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू हिस्ट्री का प्रेजेंट होना शुरू हो गया। और डिफरेंट अदर मेथड्स वर यूज्ड, पीस मार्च, सेमिनार्स, डिस्कशंस, कल्चरल इंटरेक्शंस एट्सेट्रा। तो ये कुछ साल पहले तक चला, अगर आप लोगों को याद हो, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। So all of these things to forge a nation, so these were done. So it may be pointed out, ये तमाम चीज़ें, these were responses that were coming from within the civil society. Movies etc. भी इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करते थे। तो you would remember बॉलीवुड की जो मूवीज़ आती थी, they would have the name of the movie first in English, then in Hindi, and then in Urdu as well. So trying to accommodate as much as possible. लेकिन हर एक चीज़ का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है कानून, खुद में कानून कैसा है, क्योंकि कानून का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। हुकूमत का भी होता है, चाहे फिर कानून कैसा भी हो, हुकूमत भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लाती है लोगों के बीच। तो and that's why great leaders, they are able to galvanize. What do great leaders do? वो कोई नई पॉपुलेशन नहीं लाते मार्स से, यही पॉपुलेशन होती है। They are able to get the best out of them. That's what a leader is. That's what he can do, or others cannot. Yet one important aspect is law itself. Law खुद में क्या कहता है? If law vilifies a people, it's very difficult to take them along. तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे फंडामेंटल राइट्स वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में डे 1 से ही थी, एंड राइट टू इक्वालिटी ये भी डे 1 से ही है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एंड एवरीवन वाज प्रोटेक्टेड थ्रू दीज राइट्स। एंड देन माइनॉरिटीज़ को स्पेशल हुकूक, freedom for minorities to run their institutions, run their own affairs. तो इसने काफ़ी हद तक कोशिश की कि एटलीस्ट फॉर minorities there would be conditions जिसमें communal harmony रह सके। और ये करके हिंदुस्तान ने कोशिश किया कि एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बनाने की जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स साथ में रह सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि मसला हल हुआ। वी नो मसला हल नहीं हुआ। कम्युनल राइट्स ये हर कुछ साल में इन सम पार्ट ऑफ इंडिया दे आर देयर, जैसे गोधरा गुजरात राइट्स, बॉम्बे के राइट्स हैं, मुजफ्फरनगर के राइट्स हैं, रिसेंटली दिल्ली के राइट्स हैं। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टेकन प्लेस, and these indicate कि communal tensions, they have not gone away from Indian society, and they might be here to stay. तो ये एक challenge रहना है। So this would then become, from a policy perspective, from an academic perspective, this then becomes a fundamental challenge for India's internal security. Now अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस डिवाइड और भी डिवाइड्स हैं इसमें। सर फहरिस्त कास्ट है। कास्ट भी एक बड़ा चैलेंज है, और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त ये बेहद बड़ा चैलेंज था। और लोअर कास्ट जो ग्रुप्स थे, पिछड़े वर्ग जो थे, शेड्यूल कास्ट जिनको आप कहते हैं, so there were a lot of ways, lot of derogatory terms as well that were used for them. So they would themselves call, वो खुद को दलित बुलाते थे। तो ऐसे बहुत सारे derogatory terms भी उनके लिए यूज़ होती थी। सर्टन पार्ट्स में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी, कहीं पे और कुछ, कहीं पे बेहतर भी हालात थे, ऐसा भी नहीं है, कहीं पे बेहतर हालात भी थे। So people like Gandhi stood for example for them, and B.R. Ambedkar was undoubtedly the tallest figure among them. And probably their struggle, we can say, reached its peak under him.
तो रिसेंटली भी बहुत बड़ी हस्ती इनकी मायावती वाज वंस सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। तो लोअर कास्ट मूवमेंट्स फ्रीडम स्ट्रगल से पहले भी चले हैं, एंड इट वाज आल्सो थ्रेटनिंग इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, एंड Gandhi had to intervene, and P.R. Ambedkar और उनकी negotiations etc. probably in Yarwada jail. So all of those things took place. However, in spite of these achievements जो डॉक्टर अम्बेडकर की हैं, दलित्स और लोअर कास्ट्स की कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई. They would face abuse, they would be humiliated lot of times, and they would be deprived of lot of their basic rights in post independence India as well. लेकिन इस मामले में भी लीगल फ्रेमवर्क हिंदुस्तान ने एस्टैब्लिश कर दिया था, जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू इक्वालिटी वंस अगेन, और प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये भी फंडामेंटल राइट है. एक्सेस टू प्लेसेस, अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनली एबॉलिश्ड है हिंदुस्तान में. तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स है डायरेक्टली, मतलब इस पर कानून नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोहिबिट करता है इसको. देन एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, तो वो भी हट गया. प्रोबेबली आर्टिकल 18 डील्स विद दैट एंड आर्टिकल 17 विद दिस. तो ये सारी चीज़ें हुई. देन SC/ST एक्ट, फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स, ये तमाम चीज़ें, दीज आर वेरी पावरफुल बॉडीज. एंड नेशनल कमीशन फॉर लेटर फिर बैकवर्ड क्लासेस भी बना, NCBC जो OBCs के लिए बना. तो these are constitutional bodies, and then they are very powerful, and this SC/ST act is also a very powerful act. So they were given these special privileges. Yet anti-Dalit carnages हिंदुस्तान में हुए हैं, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र में. These are a reminder कि ये चैलेंज भी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में it hasn't gone entirely away. But as compared to communal challenge, this challenge has been met to a large extent. इस मामले में huge strides have taken place. And apart from this, another major challenge which Indian nation faces would be Northeast. यहाँ पे क्या मसला है, ये नॉर्थ ईस्ट प्रेजेंट्स ए वेरी यूनिक पोजीशन. यहाँ पे ट्राइब्स हैं जिनकी टेरिटोरियल और जो उनकी किनशिप है वो अक्सर डिफरेंट स्टेट्स में, मतलब वो ट्राइब का वो फैला हुआ है अक्रॉस स्टेट्स एंड समटाइम्स अक्रॉस कंट्रीज एज वेल. जैसे द नागाज क्लेम द ग्रेटर नागालैंड, जिसका हिस्सा एक म्यांमार भी आता है. So that's why you would often see these states fighting with each other as well. So there are fights that take place between them, and there's violence that takes place there. तो यहाँ पे ये जो tribes हैं, they are struggling for defining where they want to be. और ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो क्रॉनिक नेग्लेक्ट इस रीजन ने फेस किया, that has kind of compounded the problem. कॉन्सिक्वेंटली ये वाला साइड भी हिंदुस्तान की इंटीग्रिटी को थ्रेटन करता है. और इसमें फिर आता है यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटर्नल ये भी आता है. वन ऑफ द थिंग्स ये थोड़ा स्ट्रेटेजिक है, जियोपॉलिटिकल है, तो इसको भी लगे हाथ अब समझ ही लीजिए. इफ अगर आपके पास ध्यान हो थोड़ा सा भी मैप का, तो नॉर्थ ऑफ बंगाल, बांग्लादेश आई मीन, नॉर्थ ऑफ दैट एंड साउथ ऑफ सिक्किम, एक बड़ा छोटा सा खित्ता है, वो बड़ा छोटा सा कॉरिडोर है, नॉट वाइड एनफ. फिर भूटान आता है और एक साइड नेपाल आता है. नेपाल, सिक्किम, भूटान और साउथ में आता है बांग्लादेश. तो वो छोटा सा कॉरिडोर जाता है टुवर्ड्स असम. उसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं. उसको कहते हैं हिंदुस्तान का चिकन नेक. So chicken neck is very fragile. So lot of communities when they जब वो एक chicken को when they want to kill it, so they would kind of break its neck. So that is chicken's corridor. उसको कहते हैं chicken neck corridor. Why? Because it's वो बड़ा छोटा corridor है, बड़े दो land masses को connect करता है, North East India and India mainland. And
उस चैलेंज को काफ़ी हद तक हिंदुस्तान ने कैसे डील किया? फर्स्ट बाय रिमूविंग ए थ्रेट डायरेक्टली, दैट वाज पाकिस्तान. So you now know Pakistan is not there anymore. So it's Bangladesh, which has very comparatively cordial relations with India. Second is Nepal and Bhutan. तो भूटान और नेपाल को बड़ी सारी concessions हिंदुस्तान ने देकर रखी हैं, because of which they are on its side. So the only challenge that remains on that front is China. तो चाइना फैक्टर एंड डोकलम इशू अगर आप लोगों को पता होगा, इट्स नियर बाय, उसकी विसिनिटी में ही हुआ है. वो ट्राई जंक्शन है बिटवीन इंडिया, भूटान एंड चाइना. तो नॉर्थ ईस्ट की फिर कनेक्टिविटी भी, उसका भी इशू है. नॉर्थ ईस्ट डज नॉट हैव समंदर के साथ कनेक्टिविटी, तो ट्रेड एट्सेट्रा भी बड़ा उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है. तो उसके लिए भी हिंदुस्तान ने बड़ी सारी कोशिशें की है, जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी, तो फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये सारी पॉलिसी चलाई. एंड देन बिम्सटेक प्रोजेक्ट एंड ऑल ऑफ दीज मल्टीमोडल प्रोग्राम्स, हाईवेज एट्सेट्रा. एंड देन जापानीज इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड सेंटर. So they are trying to do all of those things there. And also Home Ministry has quite indulged with those people to get them, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश उन्होंने वहाँ पे की है. येट रीजनलिज्म इज़ अ वेरी बिग इशू इन इंडिया. इन 1950s रीजनलिज्म को उस वक्त के ऑब्जर्वर सबसे बड़ा थ्रेट मानते थे हिंदुस्तान के लिए. इनफैक्ट काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता, जब हिंदुस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स थे थ्रू आउट वर्ल्ड, दे वर नॉट वेरी होपफुल. उस वक्त की न्यूज़ रिपोर्ट्स, उस वक्त के एकेडमिक्स के अगर आप कमेंट्स देखेंगे, दे लॉर्डेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके फाइन, इट्स अ वंडरफुल कॉन्स्टिट्यूशन, दो कि देयर इज क्रिटिसिज्म एज वेल, बट यू वुड अंडरस्टैंड कि वो क्रिटिसिज्म उसकी क्वालिटी पे ऐसे नहीं है डायरेक्टली, बिकॉज इट हैज़ लिबरल वैल्यूज़ और वेस्ट उनको पसंद करता ही है. सो फॉर एग्जाम्पल दे वुड से इट्स टू लॉन्ग, या फिर इट्स अ लॉयर्स पैराडाइज, ये सारी, या इट्स बोरोड फ्रॉम एल्सवेयर, इसमें ओरिजिनलिटी नहीं है. ये तमाम चीज़ें आर्ग्यू की जा सकती है, बट यू सी कि ये उसके कंटेंट पे उतना ज़्यादा कमेंट नहीं है. तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, तो लॉट ऑफ पीपल वर नॉट वेरी होपफुल कि ये ज़्यादा टाइम टिक पाएगा कॉन्स्टिट्यूशन. One of the reasons for that was कि it's too big a country to stay one, and the constitution is too liberal to keep them together. ये मुश्किल है, नहीं हो सकता. And they were predicting 10 साल, 15 साल, 20 साल. That was the shelf life they were predicting. Hindsight में हम समझ सकते हैं कि उनके analysis didn't prove as much correct as it would have seemed to them back then. हिंदुस्तान की जो नेशनल मूवमेंट की लेगेसी थी, इसने इसमें बड़ी मदद की. कैसे? नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था ना, ये रीजनल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करता था. सो इट वुड पुल थ्रू दीज फ्रिक्शंस जो रीजनल डिमांड्स ने क्रिएट की थी. नेशनल मूवमेंट ने कोशिश की टू फंक्शन एज एन ऑल इंडिया मूवमेंट and not as a federation of regional movements. ये नेशनल मूवमेंट था, ये कोई डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है रीजनल लेवल पे जो एक साथ हुए हैं. तो इस वजह से क्या हुआ कि नेशनल आइडेंटिटी को रीजनल आइडेंटिटी के ऊपर नहीं थोपा गया, इसने दोनों को रिकॉग्नाइज किया. इट डिड नॉट सी दैट द टू आर इन कॉन्फ्लिक्ट. दैट मीन्स अ तमिल could stay a Tamil and yet be a complete Indian, the way a Gujarati can stay a Gujarati and yet be a complete Indian. So इसको भी पढ़ा जाता है. There are different ways of looking at it. Mosaic model, melting pot, ऐसे salad bowl. तो जितना मुझे ध्यान है, हिंदुस्तान के मॉडल को मोज़ैक मॉडल कहेंगे, जिसमें इंडिविजुअल्स keep their identity and as a whole they build a mosaic. तो यहाँ पे ऐसा था. So this would be a nation of a lot of nations, a nation of nations. So aspirations to develop this state
that one belongs to remove the poverty or the issues that of the state where one belongs to, इसको इसी वजह से एज रीजनलिज्म नहीं देखा गया कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बिहार तरक्की करे, तो इसको रीजनलिज्म की तरह देखा ही नहीं गया। तो अगर आपको ध्यान हो, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो ये मैप नहीं था, ये ऐसे नहीं था जैसे आपको इस वक्त दिख रहा है। स्टेट्स ऐसी नहीं थी, देयर वर लॉट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑल टुगेदर। तो फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया जिसने इसको रीऑर्गेनाइज किया। तो रीऑर्गेनाइज किस बेसिस पे किया? लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान की हुई। तो यू सी उस वक्त भी ये आर्ग्यू किया गया था ये तो अब बाल्कनाइजेशन का पहला स्टेप है हिंदुस्तान का, लेकिन इट टर्न्ड आउट के लिंग्विस्टिक स्टेट्स काइंड ऑफ यूनिफाइड इंडिया। इन द हाइंडसाइट इट डिड दैट। तो ये चीज़ है। बिपिन चंद्र पॉइंट आउट करते हैं, कहते हैं in fact a certain inter-regional rivalry around the achievement of positive goals, it is healthy। ये अच्छी बात है कि अगर आपका आपस में पॉजिटिव कंपटीशन है, राइवलरी है टू डू गुड। ऑल्सो लोकल पेट्रियटिज्म कैन हेल्प पीपल ओवरकम डिवाइसिव लॉयल्टीज टू कास्ट और रिलीजियस कम्युनिटीज। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बेहतर है कि तमिल लोग तमिलियन फील करें इससे कि वो हिंदू या मुस्लिम फील करें, या वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र फील करें। सो ये यूनिफाई करते हैं लोगों को, ये जो लोकल नेशनैलिटीज है। अदरवाइज दे वुड फॉर्म अनदर ग्रुपिंग्स। तो येट हिंदुस्तान में रीजनल मूवमेंट्स भी चले हैं काफ़ी सारे, जिनकी रीजनल एस्पिरेशंस थी एंड सेपरेटिज्म भी थी। इसमें डीएमके इन तमिलनाडु ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। येट somehow India has been able to navigate these as well, but that doesn't mean that this challenge has gone completely. This stays in the background in different parts of India. Yet regional disputes do exist, and because they exist, there is a potential of interstate hostility, और ये अक्सर हिंदुस्तान में रिवर वाटर शेयरिंग पे होता है, एंड मोर सो इन सदर्न स्टेट्स। उसके लिए थोड़ा सा जियोग्राफी का इल्म भी होना ज़रूरी है। सदर्न स्टेट्स के जो रिवर्स है ना, और वहाँ पे जो पानी का मसला है वो एज कम्पेयर टू नॉर्थ ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? Why would it be? Because North India's rivers, they are perennial and South India's rivers are seasonal. ये क्या होता है perennial और seasonal? Perennial पूरे साल जिसमें पानी हो। ऐसा क्यों होगा? लेकिन किसी नदी में पूरे साल क्यों होगा पानी और किसी नदी में क्यों नहीं होगा? डिपेंड्स अपॉन सोर्स क्या है पानी का। नदी खुद से तो पानी जनरेट नहीं करती ना, कहीं से आता है पानी। अब जिन नदियों का सोर्स पेरिनियल नहीं होगा तो उनका पानी पेरिनियल नहीं होगा, जिनका सोर्स सीजनल होगा उनका पानी सीजनल होगा। तो अगर आपका थोड़ा सा इल्म है जियोग्राफी का तो आपके ध्यान में होगा हिंदुस्तान और चीन के बीच में हिमालय हैं, और हिमालय इनमें ग्लेशियर्स हैं। तो रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, दीज आर ग्लेशियर फेड रिवर्स, तो इनमें पानी पूरे साल रहता है। एंड देन देयर आर रिवर्स लाइक इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ये भी दे आर फेड बाय ग्लेशियर्स। एंड सतलुज, रावी, झेलम, these are all fed by glaciers, so they have water, but not so in south. So what would feed them if there are no glaciers? तो उनको कौन feed करेगा? They are fed by rain water mostly, and they are fed by monsoons mostly. तो फिर वो धीरे धीरे उनका पानी बहुत कम हो जाता है, so they have to store water. तो oftentimes these states do indulge in
certain disputes over water. तो कावेरी वाटर शेयरिंग इसमें बड़ा मशहूर है. So there have been tensions between Tamil Nadu and Karnataka. There is another Mahadai river का issue. तो ये सारी चीज़ें चलते रहते हैं. कर्नाटक, आंध्रा, पंजाब, राजस्थान. So one of the things you can think about is how does one navigate this? How does one navigate? इसके लिए international level पे the best example is Indus Water Treaty. Though India and Pakistan have fought with each other, they have had wars, yet that treaty has remained. So that becomes a kind of prototype at international level, how to do these things. National level पे भी उसका national version किया जा सकता. One of the things India has been mulling is river linking. तो surplus basin से deficit basin में पानी भेजो. But these are very costly projects. So Ken-Betwa river linking project would be one example. तो पंजाब और राजस्थान इनका भी ऐसा मसला, कर्नाटक और आंध्रा इनका भी मसला, तो ये चलता रहता है. बाउंड्री डिस्प्यूट्स बेलगांव को लेकर तो बड़ा मशहूर है. चंडीगढ़ किसका है उस पर मसला है. कभी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, डैम्स क्रिएट करना, ये क्रिएट कर देते हैं ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को. बट these disputes, these would persist for a long time. Yet ये वाला जो इशू हम देख रहे हैं, ये एज कम्पेयर टू अदर इश्यूज जो हमने देखे, ये उतने बड़े लेवल के इशू नहीं बन पाए. मतलब they haven't threatened internal security to the proportions के you might see a cleavage in the society itself. That has not happened yet. But these are issues nonetheless. One more thing that gives rise to regionalism or feeds it would be imbalance between regions. आपने सुना होगा वो नॉर्थ साउथ डिवाइड हिंदुस्तान में. So regional imbalances भी एक बड़ा चैलेंज है as internal security के लिए. अच्छा, these things can be taken abroad as well. मतलब ये issues तो हम इंडिया सेंट्रिक पढ़ रहे हैं, बट दीज इश्यूज कैन बी टेकन. से फॉर एग्जाम्पल नेपाली अगर कोई सुन रहा है मुझे, तो वो अपने यहाँ सोच सकता है कि हमारे यहाँ ये इश्यूज कैसे नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज है. बांग्लादेशी लिसनिंग टू मी और पाकिस्तानी, आई डोंट थिंक ईरानियंस इतना अच्छे से हिंदी उर्दू समझ पाएंगे, बट पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, so these people might understand the language. Even the Afghanis understand Hindi and Urdu a lot. So you can extend all of these things to further. कहाँ पे इसको अप्लाई किया जा सकता है. So economic disparities, ये भी एक बड़ा मसला है. ये रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है. इसकी भी, ये भी कॉलोनियलिज्म की ही लेगेसी है एक तरीके से. क्यों? क्योंकि जो कॉलोनियल हुकूमत थी उसने इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया वो किस लिए किया? खुद की ज़रूरतों के हिसाब से, मार्केट और रॉ मटेरियल के लिए. तो इस वजह से कुछ हिस्से कंप्लीटली बैकवर्ड रह गए. कुछ एनक्लेव्स कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इनके अराउंड यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो रखी थी. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कोशिश की गई इसके साथ भी डील करने की, बाय एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू सच एरियाज विच हैड डेफिसिट. ऐसा करते हैं, ये एक तरीका था. एंड बाय प्लानिंग एंड डिसबर्समेंट ऑफ ग्रांट्स बाय द फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ये क्या करता है? फाइनेंस कमीशन बताता है कि जो पैसा इकट्ठा हो गया उसको कैसे अब बांटा जाए, वो सेंटर को कितना मिलेगा, स्टेट को कितना मिलेगा, तो वो उस चीज के साथ डील करता है. तो ये सब करने के बाद भी वी नो रीजनल डिस्पैरिटीज खत्म नहीं हुए हैं. दे कंटिन्यू टू स्टे अराउंड. बट व्हाई हैज दैट बीन सो? ऐसा क्यों हुआ है?
Major reason at all India level has been low economic growth rate. जब ओवरऑल ही इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कम रही तो रीजनल ग्रोथ भी कम ही रहेगी. इसीलिए रीजनल डिस्पैरिटीज 90s 2000s और अब कम हो रही है हिंदुस्तान में. वाई? बिकॉज 90s के बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ और लिबरलाइजेशन के बेनिफिट्स 2000 आते आते दिखना शुरू हुए, सो 8% 9% जीडीपी ग्रोथ भी हुई है हिंदुस्तान में, एंड इट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग एट अराउंड 8%, 7%, 6%, विच इज़ अ हेल्दी ग्रोथ रेट. तो you have money at your disposal, you can do a lot of things, and then economy begets more economy, money begets more money, so it's the initial seeding money which is difficult. So rate of growth हिंदुस्तान में 60s और 70s में बड़ी कम थी, 3%, 4%. उसको कहा ही जाता था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कि इससे बाहर नहीं निकल सकते. एंड दिस ग्रोथ 3% 4% की ग्रोथ ये सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है कि रीजनल इक्वालिटी को हम कुछ हद तक अचीव कर सके. नॉट पॉसिबल, वेरी डिफ़िकल्ट. इवन दो पॉलिसीज डिज़ाइन की गई टू फेवर बैकवर्ड रीजन्स, येट थिंग्स कुड नॉट हैपन. सेकेंडली, ये जो स्टेट्स की बैकवर्डनेस है ये उनके खुद के सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंडेंट है. जैसे मिसाल ले बिहार और ईस्टर्न यूपी की, इनके यहाँ लैंड रिफॉर्म्स अच्छे से नहीं हुए, इनके यहाँ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुए लैंड रिफॉर्म्स. अब देखिए कंपैरिजन में जम्मू एंड कश्मीर में बड़े सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स हुए, तो यहाँ पे गरीबी काफ़ी हद तक ख़त्म होगी, वहाँ पे गरीबी काफ़ी हद तक रह गई. And this unsuccessful land reforms also created issues in themselves, जो इन्होंने तो कवर नहीं किया. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको आप नक्सलिज्म से जानते हैं, माओइज्म से जानते हैं, वो भी बड़ी एक फैसिनेटिंग हिस्ट्री है. नक्सलबारी इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, तो जब इंटरनल सिक्योरिटी को डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उसको तब देखेंगे कि ये होता क्या है नक्सलिज्म एट्सेट्रा, कि इसके रूट्स क्या हैं, आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है इसका. बिहार और उड़ीसा में लैंड कंसोलिडेशन भी नहीं हो सका. कंपैरिजन में पंजाब और हरियाणा में काफ़ी हद तक हुआ. थर्डली, जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं इनका लोअर लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं, जैसे पावर, इरिगेशन, रोड्स, मॉडर्न मार्केट्स. तो इसकी वजह से भी इनका एग्रीकल्चर पिछड़ा रह गया. फोर्थ, ये जो स्टेट्स हैं दे ऑल्सो हैव अ लोअर लेवल ऑफ सोशल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन. ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है. कौन सी कंट्री कितना इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करती है वो फिर उतना ही इन लॉन्ग टर्म उसके बेनिफिट्स रीप कर पाती है. तो स्टेट्स पे भी अप्लाई होगा. तो इसकी वजह से यहाँ पे ये मसला पैदा हो जाता है. एंड बिकॉज दे आर पुअर, दैट मीन्स दे वुड हैव लेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल, एंड इसकी वजह से वो फिर से अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको नहीं कर पाए. एंड दैट्स वाई दिस रीजनल इम्बैलेंस हैज स्टेड. और ये इम्बैलेंस इतना ज़्यादा है कि सेंटर का फंडिंग अभी इसको काउंटर नहीं कर पा रहा है. एंड a vicious cycle has been set. Why a vicious cycle? Because low level economic development की it creates less financial resources. Less financial resources create low level of economic development. So these are self-sustaining cycles सा बन जाता है. तो ये था फोर्थ रीज़न. एंड फिफ्थ, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर. इसने भी बैकवर्डनेस को बढ़ाया है. पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर मेरे पर्सनल ओपिनियन में एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है इन स्टेट्स का अंडर डेवलप्ड रहने में. वाई? बिकॉज से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ दैट गोज फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स, आई डोंट नो द नंबर्स, मैं बस ऐसे आपको थोड़ा सा
टेस्ट कराने के लिए बोल रहा हूँ, दिस इज़ अ रैंडम नंबर। सो 100 रुपये सेंटर से निकला, 10 रुपये पहुँचता है ग्राउंड पे, तो एक्चुअल बेनिफिशियरी के पास। तो ये बहुत बड़ा मसला रहा है डेवलपमेंट में हर्डल, कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी एट डिस्पोजल but it doesn't reach the intended beneficiary. So what has government done to tackle that? So there are a lot of things. One of them has been digitization. जब डिजिटल किया जाएगा चीज़ों को तो फिर लीकेजेस कहते हैं, the proper term for these things is लीकेजेस। लीकेजेस को मिनिमाइज किया जा सकता है, so that can be done. So few ways in which it can be done is direct benefit transfer, कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी को पैसा दो, इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम और हर सब्सिडाइज्ड एलपीजी। नहीं, तुम एलपीजी मार्केट से खरीदो पूरे कॉस्ट पे, तुमको हम पैसा देंगे। तो इससे अब एलपीजी वाले कोई घोटाला नहीं कर पाए। अब ओके, पीपल आर जीनियस, दे वुड फाइंड वेज, बट काफ़ी हद तक ये कम हुआ। अब आधार, यूनिक आइडेंटिटी हर एक इंडिविजुअल की, तो आइडेंटिटी को फोर्ज करना या मल्टीपल बेनिफिट्स एक पर्सन के अवेल करना अब डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि वो आपके बायोमेट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है, आपका आधार नंबर। तो एक बायोमेट्रिक के साथ एक ही नंबर एसोसिएट हो सकता है। तो नाउ अगेन डेफिनेटली लूप होल्स इन सिस्टम्स, देयर आर फोर्ज्ड आधार्स एटसेट्रा, आई गेट दैट, बट दिस वुड स्टिल बी बेटर देन व्हेन देयर वाज नो आधार, राइट? तो ये रिडंडेंसीज कम करना, और जितना डिजिटल होता जाएगा, ऐसी बर्थ फॉर एग्जांपल, जब इंस्टीट्यूशनल बर्थ 100% पहुंच जाएगी तो द रिकॉर्ड्स वुड बी बेटर। सो दीज थिंग्स टेक टाइम। तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हम कहेंगे, प्योर बैड एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ पे पैसा जाना चाहिए, फैसले, गलत फैसले, डिटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ये क्या करता है, ये इकोनॉमिक एवेन्यूज कम कर देता है इन्वेस्टमेंट के। दिस इज व्हाट, जब लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम है। हाउएवर, जब स्टेट्स की बात अब करें तो वहां पे भी कोई ऐसा नहीं है कि मसला हल हो गया। स्टेट्स ऑल्सो हैव देयर, विद इन स्टेट्स देयर आर डिस्पेरिटीज एज वेल। ये तो हमने इंटर स्टेट देखा, काफी सारे केसेस में ये जो इनइक्वालिटी है ये टेंशन का बाइस बनी है, एंड इट हैज गिवन बर्थ टू सब रीजनल आइडेंटिटीज एज वेल। तो इसमें आप सब तो वाकिफ ही हैं, आंध्र प्रदेश जो हुआ करता था उसका तेलंगाना मूवमेंट, तो तेलंगाना फिर अलग हो गया और तेलंगाना इज नाउ ए सेपरेट स्टेट। तो ये अंडर डेवलप्ड रीजन्स जो थे स्टेट्स के, जैसे बिहार में झारखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ अलग हुआ, और महाराष्ट्र में विदर्भ कोशिश कर रहा है। सो लोकल आइडेंटिटीज के, इट्स बिकॉज, एंड दिस हैज ऑल्सो बीन अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ पॉलिसी मेकर्स कि the experiment with these smaller states has proven that these smaller states have been able to do better than they were doing before. So I think it's a policy discussion right now in India कि are smaller states the way to go forward, but then why wouldn't they go for, मतलब ठीक है, तब कर लो हर एक जगह का 4-4, 5-5 स्टेट्स बनाओ हर जगह के, तो इसको बैलेंस करना पड़ता है ना दूसरे साइड से। So this is creating cleavages. You don't want to create deliberate cleavages which might then end up somewhere more. But the Indian experience has told us कि यहाँ पे regional identities को protect करने से ही वो they kind of stay together. So this is one of the things you people can think about. Is smaller states a better way of administration? And then what are the benefits, what are the pros, what are the cons? So do this thinking. Secondly, with some economic development taking place and new opportunities for employment coming, there has grown a new kind of problem. जहाँ पे डेवलपमेंट हुआ वहाँ पे एक नया प्रॉब्लम इमर्ज हो रहा है, सन्स ऑफ सॉइल मूवमेंट, कि ये हमारा खिता है, यहाँ पे नौकरी हम करेंगे। सो लोकल पॉपुलेशन they assert themselves कि हमें जॉब्स दे। तो many states have come up with reservations. अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल है कि किसी को भी मना नहीं किया जा सकता नौकरी से,
just cannot be discriminated against, और उसमें से one of them is place of birth. तो कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल है इसमें, तो स्टेट्स आर नॉट एबल टू डू इट लिबरली के कर दिया हर एक चीज को रिजर्व. खैर, तो ये सन्स ऑफ सॉइल मूवमेंट ये कुछ एक जगहों पे बड़ा पीक पे भी पहुंचा, जैसे महाराष्ट्र में, बॉम्बे में. कभी कभार इन पे राइट्स भी हल्के फुल्के हुए हैं. सो दीज आर येट अनदर चैलेंज. I think that would be all for today. We looked at by and large जो भी मसला है हमने उसको देखा. हम ये कुछ एक चीज़ों को और भी कवर करते हैं, हम इनको प्रोबेबली अगले सेशन में देख ही लेते हैं, और that would end our second module. ये जो दूसरी किताब है ना, टोटल 7 किताबें हैं. सो दूसरी किताब का आखिरी सेशन होगा इंशाल्लाह जब अगली बार हम मिलेंगे. तो सब लोग अपना ख्याल रखें. इफ़ यू हैव एनीथिंग टू से प्लीज़ डू दैट नाउ.